स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का स्टार्ट टू बेसिक चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी, और अभी तक हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की ज्योग्राफी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दी है, जिसका वीडियो जो है चैनल पे पड़ा हुआ है। और अभी हम क्लास 11 की ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था भारत और उसकी स्थिति के बारे में। फ्रेंड्स, ये आज हमारा दूसरा चैप्टर है क्लास 11 का। तो आप लोगों से बस यही एक जो है सहयोग रहेगा कि कम से कम वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना विलम्ब के स्टार्ट करते हैं लेसन 2, जिसका नाम है फ्रेंड्स संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। आइए बारी बारी से इस टॉपिक के पहले बारे में हम लोग समझ लें। अब देखिए, कह रहा है संरचना, तो पहले हम इसको जान लें कि संरचना क्या है, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं भू आकृति विज्ञान। अब देखिए, संरचना का मतलब क्या हो गया? बनावट। यानी हम पढ़ रहे हैं क्या? ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक का मतलब कि देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भू मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो पृथ्वी, ठीक है। अब पृथ्वी के हमको क्या पढ़ना है? आकृति, मतलब उसके आकार प्रकार, उसके जो है आकार प्रकार बनावट के बारे में पढ़ना है। तो जब जहाँ आकार प्रकार आ जाएगा तो किसके आकार प्रकार का? तो पृथ्वी के आकार प्रकार, और जब उसके बनावट का, तो वही बनावट का मतलब कि पृथ्वी की परत जो है किस तरह की जो है मिट्टी से बनी हुई है, और किस तरह के उस मिट्टी में संरचना है, मतलब किस तरह के चट्टानों का प्रकार है, और वह चट्टान क्या है, संगठित है कि असंगठित है, क्या है। तो इसका तात्पर्य क्या है? वही उसी को हम क्या कहते हैं? संरचना, यानी बनावट, यानी किस तत्वों से पृथ्वी की प्रॉपर्टी या चट्टान या शैल कोई किस तरह की चट्टानों से बना है, क्या है। और भू आकृति विज्ञान में हमें इसी सब चीज़ के बारे में पढ़ना है, पृथ्वी के आकृति के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, मतलब कहाँ ऊंचावच है, कहाँ मैदान है, कहाँ जो है तटीय मैदान है, कहाँ मरुस्थल है। ये सारी चीज़ें जो है इस भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया कि संरचना तथा भू आकृति में मतलब स्पष्ट हो जा रहा है नाम से ही कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन लाइन बाय लाइन। कह रहा फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं, क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही हैं। मतलब देखिए, चट्टानें आप देख रहे हैं कि जगह जगह अलग अलग पे चट्टानें क्या है? भिन्न हैं। कहीं चट्टानें कठोर हैं तो कहीं मुलायम हैं। अब कहीं जो है चट्टानें क्या है? परतदार हैं। तो जो मिट्टी होती है जिस पे हम खेती करते हैं वह क्या है? वही असंगठित है। क्या है? ये मिट्टी क्या है? असंगठित है। असंगठित का मतलब उस मिट्टी में उसकी संगठन बहुत मजबूत नहीं है, असंगठित है। उस पर क्या हो सकता है? हम फावड़ा चला सकते हैं, ट्रैक्टर चला करके उसकी जुताई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर है उस पर आप फावड़ा और जो है कल्टीवेटर या खेती नहीं कर पाएंगे, तो वह क्या है? वो संगठित हो गया। और जो असंगठित है, असंगठित चट्टानें हैं, वही क्या वास्तव में? तो वही मिट्टी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु क्या है? देखिए, एक यहाँ ऑब्जेक्टिव मिल गया आप लोगों को। वर्तमान जो है अनुमान जो है उसके हिसाब से पृथ्वी की आयु क्या है? तो 46 करोड़ वर्ष है। कितना है? 46 करोड़ वर्ष। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए यहाँ अंतर्जात और बहिर्जात, हालांकि इसके बारे में आप लोग जानते हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डाल दें।
अंतर्जात का मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर जो गतियाँ होती हैं, जो बल लगते हैं, उनको अंतर्जात कहते हैं। और बहिर्जात का मतलब पृथ्वी के बाहर जो बल लगते हैं उनको बहिर्जात बल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम आगे कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ आप लोग जान जाइए कि अंतर्जात का मतलब पृथ्वी के अंदर की जो बल लगती है और पृथ्वी के बाहर को बल को बहिर्जात कहते हैं। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय और अंधस्थलीय आकृतियों के रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये जो बल हैं अंतर्जात और बहिर्जात, तो पृथ्वी के जो अंधस्थलीय आकृतियां हैं जो सामने हम लोग को दिखती है, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये सब क्या है, इन्हीं सबों की भूमिका से ये सब चीज़ें बनी हैं। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल परिचय जो है नामक पुस्तक में पढ़ चुके होंगे। कारण जो विवर्तनिक हलचलें होती है पृथ्वी के अंदर, उसके बारे में जो है भौतिक भूगोल का जो बुक है उसके परिचय में आपने पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी? यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का क्या थी, हिस्सा थी। आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो सभी प्लेटें हैं जो क्या करती हैं, गति करती रहती हैं। जैसे ये भारत है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये भारत के बीचों बीच से क्या गुजरता है, तो कर्क रेखा। अब कह रहा है कि कर्क रेखा के दक्षिण में जो प्लेट स्थित है उसी क्या कहते हैं, कर्क रेखा के जो दक्षिण में क्या है, तो यही क्या है, यही जो है इंडियन प्लेट है, ठीक है। और यह प्लेट का जो है करोड़ों वर्षों बाद क्या हुआ, जो है यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है दक्षिण तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसक गई। और यहीं से जो है उत्तर दिशा में इंडियन प्लेट, और कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर खिसक गई, तो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब, अब देखिए दक्षिण पूर्व का मतलब, जैसे आपको बता दूं, जैसे ये आप अगर लाइन खींचते हैं तो इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहेंगे और इसको वेस्ट कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसी को क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो ये साउथ और ईस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला क्या हो गया, तो इसी को हम वेस्ट और साउथ बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ और वेस्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया ये दिशाओं के बारे में। तो वही जो है कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर खिंच गई, तो साउथ और ईस्ट की तरफ, दक्षिण और पूर्व की तरफ, मतलब इस एरिया में, ठीक हो गया। चलिए, दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं, कह रहा है कि उसको रेखांकित करने के लिए। अब इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है, इंडियन प्लेट क्या हो रही है, अभी भी खिसक रही है। इसीलिए हिमालय पर्वत जो है उसमें प्रति जो है वर्ष जो है कुछ न कुछ सेंटीमीटर का क्या है, बढ़ोतरी हो रही है। अभी जो है आप पढ़ते होंगे कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जो है वहाँ 8,848 है, लेकिन हकीकत यह है कि अब वह माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। कर उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः क्या हैं, तो अंतर्जात और बहिर्जात बलों और प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। अब जो भी भू आकृतिक प्रक्रम है, जैसे भू आकृतिक प्रक्रम का मतलब क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो बने हैं ये कैसे बने हैं, तो यह अंतर्जात और बहिर्जात जो होते हैं बल, जैसे अंतर्जात का मतलब मैंने अभी जिक्र किया ऊपर की लाइनों में, अंतर्जात मतलब जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल लगता है, बहिर्जात का मतलब बाहर का बल। तो उसमें उसके अलावा प्लेटें क्या करती हैं, तो क्षैतिज संचरण करती हैं। एक ऊर्ध्वाधर संचरण होता है, क्या होता है, क्षैतिज संचरण होता है। तो क्षैतिज देखिए, ये जो है आपका, ये अगर गति ऊपर नीचे हो रहा है तो ऊर्ध्वाधर होगा, अगर गति ऐसे हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं। तो ये तीन मुख्य कारण हैं भूआकृतिक संरचना के लिए। कौन कौन से, तो पृथ्वी के अंतर्जात, पृथ्वी के बहिर्जात और शैलों, और जो है आपके प्लेटों का क्षैतिज जो मूवमेंट होता है, संचरण होता है उसके। अब कह रहा है कि
भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया। इन्हीं के आधार पर भारत को क्या कर सकते हैं, तो 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित कर सकते हैं, जो कि भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। कौन कौन सा, तो प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है। दूसरा कौन सा है, हिमालय और अन्य अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं। और तीसरा दे रहा है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो ये 3 जो कारण हैं, इन्हीं के आधार पर जो भौतिक लक्षण हैं, ये जो कारक हैं, इनके आधार पर 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। किसको, तो भारतीय प्रायद्वीप को। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय खंड किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कहाँ तक है, तो कच्छ से आरंभ होकर के अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक पहुँच जाती है। देखिए मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। जैसे ये अपना भारत का मैप में बना दिया। तो कहाँ से कह रहा है, तो ये देखिए, ये कह रहा है कि कच्छ, ये कच्छ का है गुजरात में, और यहाँ से जो है अरावली की पहाड़ियों से होते हुए दिल्ली और यमुना, ये मतलब जो मैदान है, इसके किनारे तक जो है कटी फटी जो है, ये सब एरिया किस तरह आता है, तो प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी एंगलांग व मेघालय का पठार तक, पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार हैं। पश्चिम में बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और करबी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। कह रहा है जो पश्चिम में जो बंगाल है, बंगाल में मालदा भ्रंश जो है, एक भ्रंश है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। तो वही भ्रंश क्या करता है, पूर्वी भाग को मेघालय से और उसके जस्ट जो है पश्चिमी भाग को छोटा नागपुर पठार से बांट देता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश हस्तक्षेपों से ढका हुआ। और जो ये प्रायद्वीपीय खंड है राजस्थान में, आप लोगों को पता है कि रेगिस्तान है, तो उस रेगिस्तान के बालू से ये सदृश जो स्थलाकृतियाँ हैं क्या है, ढकी हुई हैं। अब प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है। देखिए अब प्राचीन जो प्रायद्वीप अपना है, प्रायद्वीपीय खंड है, किससे बना हुआ, किस तरह के शैलों से बना हुआ है, तो नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। एक ऑब्जेक्टिव है, पूछ देता है कि प्रायद्वीपीय खंड जो है किस तरह की चट्टानों से बना है, तो आपका आंसर होगा क्या, ग्रेनाइट और नाइस से बना है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। किस कल्प से, तो कैम्ब्रियन कल्प से। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंडों से प्रभावित है। अब नर्मदा, ताप्ती और महानदी की रिफ्ट घाटियाँ और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो जो प्रायद्वीपीय खंड है उस पे जो बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी और रिफ्ट घाटियाँ हैं। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण बताया है। प्रायद्वीप में मुख्यतः क्या है, तो अवशिष्ट पहाड़ियाँ शामिल हैं, जिसमें अवशिष्ट पहाड़ियों में क्या है, तो आप लोगों को पता है सबसे पुराना जो है पहाड़ी कौन सी है, अरावली है, नल्लामाला है, जावादी है, बेलीकोंडा है, पालकोंडा है और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये आती हैं। किसके अंतर्गत, तो यह अवशिष्ट पहाड़ियों में है। ऑप्शन एक आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अवशिष्ट पहाड़ियों में ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन सी आती हैं, जिसमें इन सबों का नाम होगा, किसी एक का नहीं होगा, तो आप लोगों को बताना पड़ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। कह रहा है कि यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनकी प्रवणता क्या है, कम है। अब देखिए उथली का मतलब समझ लो, आप समझ रहे हैं, उथली का मतलब जो ऊंचा स्थल हो घाटियों में, और प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब फ्रेंड्स होता है ढाल, इंग्लिश में इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक हो गया। कह रहा है कि अब ये भूगोल की जो प्रयोगात्मक कार्य है नामक पुस्तक जो है, उससे आप प्रवणता गणना विधि सीख सकते हैं। कह रहा है क्या आप हिमालय से निकलने वाली प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं। ये आप लोगों का काम है, देख लीजिएगा। अब पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा की निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं, तो पूर्व की तरफ जो नदियां बहती हैं, मतलब
ये जो अपना क्षेत्र है और ये पश्चिम से पूर्व बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरेंगी वो क्या निर्माण करेंगी, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, डेल्टा का मतलब समझ, इस तरह का जो है निर्माण करती हैं, छिपिकराओं में बंट जाती हैं, जिससे अपने साथ जो मलबा लाती हैं, गाद लाती हैं, वो जमा कर देती हैं और नदी जो है कई वितरकाओं में बहने लगती है। तो उसी को जो बीच का जो भाग होता है इस तरह का, उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। तो यह डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो जो पूर्वी तट पे नदियाँ गिरती हैं वही डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पे जो गिरने वाली नदियाँ वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो अब डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब क्या करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं देख लीजिए। दूसरा कह रहा है फ्रेंड्स कि कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रियाओं से प्रभावित है। वही मतलब अभी भी जो है अंतर्जात और बहिर्जात बलों से ये सब क्या है, पर्वतमालाएं प्रभावित हो रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें क्या पलते हैं, तो इनमें पड़ रहे हैं क्या, बलन, भ्रंश और छेद बनते हैं। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी क्या है, युवावस्था में, और जिसके कारण क्या हो रहा है, तो गार्ज और वी आकार घाटियों और छिपकराओं जलप्रपात इत्यादि का निर्माण हो रहा है। अब ये देख सकते हैं इस जो क्षेत्र में ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। वी आकार घाटी इस तरह से होती है, नदी इसमें बहती है इस तरह के घाटी में, ठीक है। और छिपकराएँ आप लोग समझ ही रहे हैं, जलप्रपात आप झरना जिसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। चूँकि वीडियो छोटा रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में सुविधा रहेगी। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।